रियल। देखो, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कैपिटल टी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन, यही पढ़ रहे थे। अच्छा ये बताओ, ये वाला रिएजेंट आपको आता है या नहीं आता है? आता है। कितनों को? तीन को। किस किस को? एसिड एलाइड एल्डिहाइड कीटोन। क्या बनेगा? अल्कोहल। ये आता है या नहीं आता है? ये क्या है? लाहा। फंक्शनल को क्या बोलेगा? आहा। इन बोलेगा, आइन बोलेगा, बाकी बोलेगा। ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा? अल्कोहल। नाइट्रोजन वालों को अमाइन। ऑक्सीजन नाइट्रोजन अमाइन। और H2 मेटल सब बोलेगा, किसे छोड़कर? एसिड को। ये भी ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा? अल्कोहल। नाइट्रोजन वालों को अमाइन। ऑक्सीजन नाइट्रोजन अमाइन। और E9 को बनाता है एन। मतलब इथीन को बनाएगा इथेन। इथाइन को बनाएगा इथेन। बच्चों यहां पर अगर हम बात करें ZnHCl, क्या है ये? मेंशन मेंशन क्लीन। एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। NH2 के वजह क्या है? ऊ। एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। रेड फॉस्फोरस HI का क्या नारा? जो भी टकराएगा अल्केन बन। इथेनोइक एसिड क्या बनेगा? इथेन। इथेनल क्या बनेगा? इथेन। प्रोपेनॉल क्या बनेगा? प्रोपेन। ब्यूटेनल क्या बनेगा? चलिए बाउंसर संभालिए, वेलेरिक एसिड क्या बनेगा? पेंटेन। क्या बनेगा? पेंटेन। वेलर मतलब कितनी करी ना? पांच। बच्चों यहां पर अगर मैंने लिखा NO2 को NH2 बनाना आता है क्या? क्या डालेंगे? SnSCl Fe SCl H2 पीडी या पीडी। अच्छा क्या मैंने बीडीसी पढ़ा है क्या आपको? बीडीसी को बेंजीन बनाना है, क्या डालते हैं? S3PO2 और इथेनॉल। मिथेनॉल इथेनॉल। याद रहेगा? अच्छा चलो ये बताओ, ये बेंजीन है या इथाइल बेंजीन? अच्छा क्या मैं इसे मिथाइल बेंजीन बोल दूं? अच्छा इस NO2 का फोटो डबल या ट्रिपल? सोच लो, डबल या ट्रिपल। अच्छा मैं भूल गया यार, मेरी मदद करो, ये बताओ क्या इसको मैंने ऐसे लिख दिया C2H5, अब बताओ मिथाइल या इथाइल? C2H5 क्या है? इथाइल। क्या इस NO2 को NH2 बनाना आता है? क्या डालेंगे? SnSCl Fe SCl H2 यही डलेगा। और इस NO2 को क्या बना देगा? NH2। अच्छा बताओ, क्या बच्चों आपने नीट का नाम सुना है? कल एक नीट का पेपर हुआ था, ये सुना है? उसमें आया ये। अभी रुको, अभी ठंड रखो, ठीक है। अच्छा बताइए, जैसे ही एरो के ऊपर आ गया लाहा, फंक्शनल ग्रुप क्या लगा? ऑक्सीजन वाला क्या बनेगा? अल्कोहल। नाइट्रोजन वाला अमाइन। ऑक्सीजन नाइट्रोजन अमाइन। अच्छा ये बताइए, ये बोर्ड पर फोटो जो मैंने लिखा, ये सिर्फ ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन नाइट्रोजन? ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या बनेगा? अमाइन। बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। नीट का नाम सुना है? कल आया ये भी, ठीक है। अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको। अभी रुको, अभी रुको, ठीक है। ब- भाई अच्छा ये बताओ, ये बोर्ड पर जो लिखा है, ये बेंजीन है या नहीं है? अच्छा इसका नाम क्या मैं वन फ्लोरो बेंजीन बोल दूं? अच्छा ये बताओ, क्या मैं इसका नाम टू फ्लोरो बेंजीन बोल दूं? यस सर। यस सर। क्या नाम है? वन फ्लोरो बेंजीन। याद रहेगा? अच्छा यहां पर मैंने लगाया मिथाइल, क्या लगाया? मिथाइल। अच्छा ABCD में मिथाइल पहले आता है या फ्लोरो? क्या बोलेंगे? वन फ्लोरो वन मिथाइल बेंजीन। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अच्छा मैंने ये NO2 को क्या नाइट्रो बोलेंगे क्या? अल्फाबेट ऑर्डर में क्या लिखेंगे? वन फ्लोरो टू मिथाइल। बोलो बोलो। वन फ्लोरो टू मिथाइल फोर नाइट्रो बेंजीन। यही आएगा। बताइए नाइट्रो बाद में क्यों लिखा, मिथाइल पहले क्यों लिखा? अल्फाबेट। क्या आपने नीट का नाम सुना है? कल ये भी आया था।
एक सेकेंड, कितने क्वेश्चन का शिकार कर लिया? तीन। हमारा टारगेट इतना सा है कि जीओसी खत्म होते होते हम वो सारे रिएजेंट जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, बच्चों कल रिएजेंट बेस्ड जो है बहुत सारे क्वेश्चन थे। यूं समझिए, अगर मैं आपको ऑक्सीडेशन भी, अगर ये जीओसी अपना खत्म हो जाता, जीओसी फर्स्ट, तो यूं समझिए कि 5 क्वेश्चन का शिकार कर लेते हम ओनली रिएजेंट से। किससे? रिएजेंट। और ये सारे रिएजेंट लास्ट के लेक्चर्स में पढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल लास्ट चल रहा है, एकदम लास्ट चल रहा है। और जिस दिन पढ़ाए गए उसके दूसरे दिन ऑर्गेनिक खत्म, और टीचर भी गायब। अब जो है, क्योंकि टीचर को पता है कि आप इतने मेहनती लोग हो कि घर जाके इसकी कम से कम 500 बार रिवीजन करोगे, जो आप करोगे ही नहीं। अब साहब एग्जाम में ये लिखा आएगा लाहा, तो आप क्या बोलोगे? आहा। ठीक है। तो बिल्कुल हम आइसोमेरिज्म, नॉमेनक्लेचर, इनका टाइमिंग यूज कर रहे हैं रिएजेंट्स को याद करने में। किसको याद करने में? रिएजेंट। मेरा टारगेट है ही नहीं आपको जीओसी वन सिखाना, क्योंकि तो मैं ऐसे ही सिखा दूंगा, 2 मिनट में याद करके फेंक देंगे जीओसी वन। ठीक है। मेरा टारगेट है रिएक्शनों में आग लगाना, हलचल पैदा करना तन बदन में। ठीक है। चलिए, चलिएगा साहब, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे टीएल। क्या पढ़ रहे थे? टीएल। टीएल कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने कुछ रूल्स लिखाए थे कि साहब टीएल कॉन्फ़िगरेशन जो है दो तरह के कंपाउंड के लिए दिया जाता है, एक तो कार्बोहाइड्रेट और एक अमीनो एसिड। कौन सा एसिड? अमीनो एसिड। बच्चों यहां पर मैंने, अब बोर्ड पर देखो, हो सकता है आपने नोट किया हो या नहीं किया हो, सिर्फ बोर्ड पर देखते रहो। ये बताओ, इस वाले भाई साहब का नाम क्या लिखवाया है? ग्लिसरेल्डिहाइड लिखवाया था मैंने, तो इसका नाम है ग्लिसरेल्डिहाइड। इसके बाद जो मैंने अगले भाई साहब बनाए थे वो कुछ इस तरह के फोटो बनाए थे, ओ एच ओ एच एच एच, और इसका नाम मैंने लिखवाया था एरिथ्रो। ठीक है। हो सकता है लास्ट लेक्चर में आपको कुछ समझ ना आया हो, क्योंकि मैंने कुछ समझाया भी नहीं था इसके बारे में। इसको हम बोलेंगे एरिथ्रो। इसके बाद अगला मैंने फोटो बनाया, और यहां पर साहब ये फोटो बना दिया। बताओ इसका नाम मैंने क्या बताया था? थ्रियो। बच्चों ये सारी बातें बायोलॉजी के अंदर जब आप बायोमोलिक्यूल पढ़ते हैं तो कहानी ग्लिसरल्डिहाइड से स्टार्ट होती है, और उसके बाद एंट्री लेते हैं एरिथ्रोथ्रियो, फिर उसके बाद एंट्री लेते हैं राइबोज, एरेबिनोज, फिर और आगे बढ़ते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज। सुना है आप लोगों ने नाम? कोई बात नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं, इसलिए घबराओ मत आप। यहां पर साहब अगला फोटो मैंने बनाया जिसमें 4 कायरल सेंटर थे, और 4 कायरल सेंटर पर इस तरह का फोटो बनाकर मैंने आपको दिया, और इस भाई साहब का नाम था ग्लूकोज। ग्लूकोज या ग्लूकोज? ग्लूकोज। और इसके बाद मैंने ये वाला फोटो बनाया, और इसका नाम शायद लिखा है या नहीं लिखा है? नहीं लिखा है। क्या नाम था? एलेनी। चलिए बच्चों, कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन गया भाड़ में। सबसे पहले नाम बताइए, इसका नाम क्या है? ग्लिसरेल्डिहाइड। पहले बताओ, दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप सेम है या अलग है? जब दोनों कायरल पे जुड़े हुए ग्रुप अलग हो और एच और एच सेम साइड हो तो नाम क्या है? एरिथ्रो। जब दोनों कायरल पे जुड़े हुए ग्रुप अलग हो और एच और एच अपोजिट हो तो नाम क्या है? थ्रियो। तो यहां पर ये सारे जो है कायरल सेंटर के बारे में बात करें, कितने कायरल हैं? 4। और इस भाई साहब का नाम है ग्लूकोज। क्या नाम है? ग्लूकोज। बच्चों डीएल कॉन्फ़िगरेशन दो तरह के कंपाउंड के लिए दिया जाता है, या तो का या तो अमीनो एसिड या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। या तो अमीनो एसिड या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो बताइए, ये अमाइन और एसिड दोनों प्रेजेंट है, इसे क्या बोलेंगे? अमीनो एसिड। ये OH को हाइड्रोक्सी बोलते हैं, एक से ज्यादा है तो इसे क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी। तो ये सारे हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या हैं ये? कार्बोहाइड्रेट। अब साहब इसके लिए डीएल कॉन्फ़िगरेशन अगर दें तो डीएल का रूल है, सारे कार्बन कहां होने चाहिए? वर्टिकल। बताइए क्या सारे कार्बन वर्टिकल आ रहे हैं? अकॉर्डिंग टू IUPAC एल्कोहल का प्रायोरिटी ज्यादा है या एल्डिहाइड? तो टॉप प्रायोरिटी कहां होना चाहिए? टॉप। बताइए क्या सारे कार्बन वर्टिकल है? टॉप प्रायोरिटी टॉप पर है। क्या सारे कार्बन वर्टिकल है? टॉप प्रायोरिटी टॉप पर है। क्या सारे कार्बन वर्टिकल है? टॉप प्रायोरिटी टॉप पर है। तो हम डीएल निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे? लास्ट कायरल सेंटर। क्या ये लास्ट कायरल सेंटर है? कायरल ही नहीं है। ठीक है। बताओ क्या ये लास्ट कायरल सेंटर है?
लास्ट कायरल सेंटर का OH अगर राइट हैंड साइड आएगा तो इसे क्या बोलेंगे? कैपिटल टी। सारे कार्बन वर्टिकल टॉप प्रायोरिटी टॉप पर है, क्या ये लास्ट कायरल है? क्या ये लास्ट कायरल सेंटर? राइट हैंड साइड क्या बोलेंगे? टी। इसका नाम क्या है? टी एरेथ्रो। इसका नाम टी ग्लिसरैल्डिहाइड। बताइए यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि आज सारे कार्बन वर्टिकल आ रहे हैं, टॉप प्रायोरिटी टॉप पर आ रहा है, लास्ट कायरल सेंटर यही है, लास्ट कायरल सेंटर का OH कहां रहा है? लेफ्ट हैंड साइड। इसे क्या बोलेंगे? L3O। कहानी क्लियर है? अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्या सारे कार्बन वर्टिकल आ रहे हैं, टॉप प्रायोरिटी टॉप पर आ रहा है, लास्ट कायरल सेंटर का OH राइट हैंड साइड आ रहा है, तो इसका नाम क्या है? डी ग्लूकोज। सारे कार्बन वर्टिकल आ रहे हैं, टॉप प्रायोरिटी टॉप पर आ रहा है, लास्ट कायरल सेंटर का NH2 राइट हैंड साइड आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे? डी एलेनाइन। क्या बोलेंगे? डी एलेनाइन। बताइए क्या पहले टाइप का क्वेश्चन क्लियर या नॉट क्लियर? तो अगर कंपाउंड आपको गिवन हो कि इसका डीएल कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, तो इस तरह से आप डीएल निकाल सकते हैं। बट अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये डी ग्लूकोज है, इसका एल ग्लूकोज बनाओ, तो साहब डीएल में रिलेशन रखना है एनेंशोमर। क्या रखना है? एनेंशोमर। मान लीजिए डी ग्लूकोज में 4 कायरल राखी 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 है, तो एल ग्लूकोज में कैसे? सावन 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 सावन, ताकि रिलेशन क्या आ जाए? एनेंशोमर। समझ में आया? बच्चों अगर आपसे पूछा जाए ये डी ग्लूकोज है या नहीं है, ये बताओ ये L3O है या नहीं है? अगर कोई आपसे पूछे क्या ये डी ग्लूकोज है, क्या ये इसका एल ग्लूकोज है, हैं? ये तो क्या है? 3O। और ये क्या है? ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज का आपको एल ग्लूकोज बनाना है, तो बताओ कितने कायरल हैं? मैं ऐसा ज्यूम कर लेता हूं चारों यहां राखी 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 है, तो एल ग्लूकोज में कैसे? सावन 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 सावन। होंगे या नहीं होंगे? तो साहब इसको इधर लेते ही ये राखी से क्या बन गया? सावन। इसको इधर लेते ही सावन, इसको इधर सावन, इसको इधर सावन। तो जब भी आपको डी ग्लूकोज का एल ग्लूकोज बनाना है, चारों कायरल सेंटर पलटेंगे, उसके बाद एल ग्लूकोज डिफाइन होगा। अगर जो है चारों कायरल नहीं पलट रहे हैं, तो हो सकता है वो एल हो, मगर वो एल ग्लूकोज नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है? यहां देखिए, बताओ क्या इसका नाम ग्लिसरैल्डिहाइड है? कितने कायरल है? एक या दो? अगर डी ग्लिसरैल्डिहाइड आपसे आकर बोले कि मेरा एल ग्लिसरैल्डिहाइड बनाओ, भैया एल ग्लिसरैल्डिहाइड और डी में रिलेशन क्या रखना है? अगर ये राखी है तो ये वहां क्या होगा? सावन। क्या एक कायरल है क्या? पलट के जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा? एल ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, ये बताइए क्या ये डी इरिथ्रो है क्या? है या नहीं है? पक्का? अगर ये आपसे बोले मैं डी इरिथ्रो हूं, मेरा एल इरिथ्रो बनाओ, तो बताओ डीएल में रिलेशन क्या रखना है? तो भाई साहब यहां दोनों कायरल को पलटेंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे? एल इरिथ्रो। नहीं आया? जैसे साहब यहां पर मैंने फोटो बनाया इस तरह का, ये फोटो बनाया CHO CH2OH, और ये OH ये OH ये H ये H। बताओ कितने कायरल सेंटर है? ये बताओ क्या लास्ट कायरल सेंटर चमक रहा है क्या आप लोगों को? लास्ट कायरल सेंटर का OH राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड? इसे L बोले या D बोले? अच्छा बताइए ए वाला L है या D है? इस कंपाउंड को नाम मैंने दिया L है या D है? ये बताओ ये भी L है या D है? अगर आपसे ये बोले कि मैं डी इरिथ्रो हूं, मेरा एल इरिथ्रो बनाओ, तो आंसर ए जाएगा या बी जाएगा? क्योंकि इरिथ्रो का एल भी क्या रहेगा? इरिथ्रो। जबकि ये क्या है? 3O। नहीं आया समझ? ठीक है। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कोई मॉलिक्यूल आपसे आकर बोलेगा कि मेरा एल ग्लूकोज बनाओ, मेरा L3O बनाओ, मेरा एल एलेनाइन बनाओ, तो उस तरह से दोनों में रिलेशन क्या रखना है? एनेंशियोमर। चलिए क्वेश्चन के फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले बताइए क्या पहले टाइप का क्वेश्चन क्लियर है जिसमें डीएल फाइंड करना है? कोई आपसे पूछे ये डी है या एल है? ओके, 4 ऑप्शन यहां पर है। इस ऑप्शन को देखकर बताइए भाई साहब ये डी है या फिर एल है? क्या है ये? एल? क्या सारे कार्बन वर्टिकल आ रहे हैं?
टॉप प्रायोरिटी टॉप पर आ रहा है। लास्ट कायरल सेंटर का ओएच राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एल। क्या कहानी क्लियर है? है। अब यहां पर अगला फोटो बहुत ध्यान से देखना, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है और गलत हो जाता है। साहब यहां पर मैंने 1 2 3 4 ये फोटो बनाया CH2OH। अब बताओ ये एल है या नहीं है? क्या सारे कार्बन वर्टिकल आ रहे हैं? टॉप प्रायोरिटी टॉप पर आ रहा है। लास्ट कायरल सेंटर का वो OH राइट या लेफ्ट? इसे क्या बोलेंगे? एल। क्या है कहानी क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर सी। ये यहां पर लिखा CHO। बताओ डी है या एल है? अगर बच्चों क्वेश्चन आता कि चारों ऑप्शन में से कौन सा एल कॉन्फ़िगरेशन है, तो आंसर क्या जाता? ऑल। क्लियर है? मगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि दिस गिवन कंपाउंड, यहां पर एग्जाम में आपको ये फोटो दिया होगा और आपसे बोला जाएगा कि साहब ये जो कंपाउंड गिवन है, ये गिवन कंपाउंड डी ग्लूकोज है, इसका एल ग्लूकोज फाइंड कीजिए। ये डी ग्लूकोज है, इसका एल ग्लूकोज फाइंड कीजिए। बताइए टीएल में रिलेशन क्या रखना है? एनेंशियोमर। कितने कायरल हैं? चार। क्या चारों को पलटना पड़ेगा? चारों को पलटकर आंसर ABC में से क्या जाएगा? सी। क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया कि चारों में से एल कौन है? चारों है। क्वेश्चन आ गया दिस गिवन कंपाउंड इज डी ग्लूकोज, देन फाइंड द एल ग्लूकोज, देन आंसर विल बी सी। क्लियर है? तो ये तो पहला टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया इसमें डी है, एल है, क्या है, तो क्वेश्चन फाइंड हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देंगे, आप छापो, 2 लाइन छोड़ देंगे इसमें। शायद छाप रखा आपने। जिसने नहीं छाप रहा है छाप लो। और ये अगर लास्ट लेक्चर में छाप लिया था, दोबारा नहीं छापना है, ध्यान रखना। एक बार लिखने के भी उतने ही नंबर मिलेंगे जितने 2 बार लिखने के मिलेंगे। यहां 2 लाइन का जरूरत पड़ेगा। डन। ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, मगर ये दोनों ग्लूकोज नहीं है और ये ग्लूकोज है। तो ध्यान रखिएगा, एरिथ्रो का डी एल इरिथ्रो ही रहेगा, थ्रियो का थ्रियो ही रहेगा, ग्लूकोज का ग्लूकोज रहेगा, एलानाइन का एलानाइन रहेगा।
आपको अगर एग्जाम में ये फोटो देकर पूछ लिया जाए कि ये डी इरिथ्रो है, क्या ये एल इरिथ्रो होगा? नहीं होगा। ये एल तो है मगर एरिथ्रो नहीं है, क्योंकि टीएल में रिलेशन रखना होता है एनेंशियोमर। दो कायरल है, दोनों पलटेंगे देन डिसाइड करेंगे। इसका डी बनाना है, दोनों कायरल पलटेंगे देन डी डिसाइड होगा। यहाँ चार कायरल है, चारों पलटेंगे देन डी डिसाइड, एल डिसाइड होगा। ठीक है, पहुंच गए क्या यहाँ तक? ये तो लास्ट लेक्चर में भी लिख लिया था आपने। मैं जाते हैं आप भी चले गए थे। वेरी गुड। फुल फॉलो करते हैं। चलिए लिखें। कौन कौन नोट कर रहा है? लिखो चलो। इफ गिवन कंपाउंड, इफ गिवन कंपाउंड इज डी ग्लूकोज, if given compound is D-glucose, if given compound is D-glucose, then find the L-glucose. If given compound is D-glucose, then find the L-glucose. यहाँ बुढ़ापा लिख लेना भाई। इसके बाद तो ऐसा तो नहीं कि आपने ये सारे ऑप्शन सामने ही लिख दिए थे। यहाँ स्पेस तो है ही, इसी में लिख लो बुढ़ापा। यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख लो। ठीक है, लिखे। देखिए, टी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज के बीच में रिलेशन एनेंशोमर का रखना है। टी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज के बीच में रिलेशन एनेंशोमर का रखना है। टी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज के बीच में रिलेशन एनेंशोमर का रखना है। रिलेशन एनेंशोमर का रखना है। तो देखो, चारों कायरल को पलटा, पलटने के बाद जो भी इसमें एल मैच हो गया वो हमारा आंसर रहेगा। इसलिए आंसर क्या रहेगा? सी। अगर आप यहां पर देखें इन दोनों में रिलेशन क्या है, देखो हवा में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम अज्यूम कर लेते हैं ये चारों कायरल सेंटर राखी राखी है। क्या ये कायरल और पैरा कायरल सेम ही है क्या? तो ये भी राखी है, दूसरा भी राखी है, तीसरा भी राखी, चौथा क्या है? ये पलट दिया तो ये क्या है? सावन। बताइए दोनों में रिलेशन क्या है? डायस्टीरियोमर। जबकि रिलेशन क्या रखना है? एनेंशियोमर। तो ये भी डी है, ये भी एल है, मगर ये ग्लूकोज नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन, लास्ट टाइप का क्वेश्चन जो डीएल में पूछा जाता है, और लास्ट के 3-4 सालों में डीएल ग्लूकोज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे। ये तो छाप लिया। देखो भाई, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन दिया होगा, ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। तो तीनों टाइप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आपसे बोला जाएगा कि इसका डीएल कॉन्फ़िगरेशन फाइंड कीजिए। तो डीएल का रूल है सारे कार्बन कहां होने चाहिए? वर्टिकल। टॉप प्रायोरिटी कहां होना चाहिए? टॉप। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी प्रायोरिटी इसका ज्यादा है, ये कहां होना चाहिए? टॉप पर। है या नहीं है? तो भाई साहब इस कंडीशन में आप डीएल फाइंड नहीं कर सकते। आपको यहां पर एक्सचेंज करके जो है डीएल फाइंड करना पड़ेगा। एक्सचेंज करने के दो तरीके हैं, एक ऑड एक्सचेंज और एक इवन एक्सचेंज। बताइए, ऑड एक्सचेंज पे कंपाउंड सेम रहता है या अलग हो जाता है? अलग। और इवन पर? बच्चों मैंने क्या करा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं यहां ले गया और NH2 को यहां ले आया।
बताइए, मैंने वन टाइम एक्सचेंज करा या टू टाइम? वन टाइम एक्सचेंज को ऑड बोलेंगे या इवन? तो साहब ऑड एक्सचेंज करा, तो ऑड एक्सचेंज करने पर बताइए क्या टॉप प्रायोरिटी टॉप पर आया या नहीं आया? तो साहब यहां पर आप टीएल फाइंड कीजिए और जो भी आंसर आया उसका उल्टा लिख दीजिए। ऑड एक्सचेंज करने के बाद हम आंसर को इन्वर्ट करके लिख देते हैं। बताइए क्या सारे कार्बन वर्टिकल आ रहे हैं? टॉप प्रायोरिटी टॉप पर आ रहा है। लास्ट कायरल सेंटर का एनएचयू राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड? राइट को क्या बोलेंगे? डी। मगर एक्चुअल आंसर इन्वर्ट करके क्या लिखेंगे? एल। तो साहब इस कंपाउंड का जो डीएल कॉन्फ़िगरेशन है उसमें आंसर क्या जाएगा? एल। समझ में आया? बताओ आंसर पलट के क्यों लिखा? आप चाहते तो इवन एक्सचेंज भी कर सकते थे, और इवन एक्सचेंज पे कंपाउंड क्या रहता है? सेम। इवन एक्सचेंज मतलब कितनी बार? दो बार। बच्चों मैंने इन दोनों को इधर ले गया, बताओ एक बार एक्सचेंज करा या दो बार? फिर मैंने NH2 और एसिड को वापस से एक्सचेंज कर लिया, बताओ एक बार या दो बार? दो बार एक्सचेंज करने पर कंपाउंड सेम रहता है या अलग हो जाता है? सेम। बताइए लास्ट कायरल सेंटर का NH2 लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, क्या आ रहा है? एल। यहां भी आंसर क्या आ रहा है? एल। यहां भी क्या आ रहा है? एल। जो तरीका आपको बेस्ट लगे उसको फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक है। मगर सारे कार्बन कहां होने चाहिए? वर्टिकल। अगर डीएल के दौरान वर्टिकल नहीं है तो कौन सा एक्सचेंज करें? ऑड या इवन? जो आपको ठीक लगे। मेरे को फास्ट क्या लगता है, एक्सचेंज करो और आंसर को पलट के लिख दो। डी आया तो एल, एल आया तो डी। क्लियर है? तीन टाइप से क्वेश्चन। पहला टाइप, जनरल क्वेश्चन दिया होगा कि साहब इसका डीएल फाइंड कीजिए, कर लोगे डीएल फाइंड। दूसरा टाइप के ये डी ग्लूकोज है, स्काइल बनाओ रिलेशन एनेंशियोमर। कई बार टॉप प्रायोरिटी टॉप पर नहीं होगा तो कैसे करना पड़ेगा? एक्सचेंज। और जो भी आएगा उसका उल्टा। यहां मैं बुढ़ापा लिख रहा हूं, आप छाप लो। कुछ भी नहीं लिखना, डीएल फाइंड करना है। देखो मैंने बुढ़ापा लिखा, ऑड एक्सचेंज करके टॉप प्रायोरिटी को टॉप पर लाना है, तो हमने एक्सचेंज करके लिया है। एंड जो भी आंसर आ गए आएगा, डी आ जाए या एल आ जाए, डी आ जाए या फिर एल आ जाए, आंसर को इन्वर्ट करके लिखना होगा। तो डी को इन्वर्ट करके क्या लिखेंगे? एल। डी आया, इन्वर्ट करके एक्चुअल आंसर क्या आया? एल। और अगर एल आ जाता तो इन्वर्ट करके डी। मतलब इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल आंसर था वो क्या था? एल।
छाप लिया। डीएल समाप्त होता है। अगला हेडिंग लिखें, रैसमिक मिक्सचर। रैसमिक मिक्सचर। बात नहीं करेंगे। देखो, रेसिमिक मिक्सचर का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रेसिमिक मिक्सचर, जैसे मीजो फाइंड करते थे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा यहां पर। बट जब मैं आपको रिएक्शंस पढ़ा रहा हूं तब वहां पर बोलूंगा कि यहां पर रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है। मतलब आपको पता होना चाहिए रेसिमिक का मतलब क्या होता है। इतना सा काम की बात है। लास्ट ईयर नीट एग्जाम में रेसिमिक मिक्सचर से रिलेटेड जो है, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में भी हमें पता होना चाहिए। लिखें इसकी डेफिनेशन। इक्वी मोलार मिक्सचर ऑफ, इक्वी मोलार, इक्वी मोलार मिक्सचर ऑफ एनेंशोमर, इक्वी मोलार मिक्सचर ऑफ एनेंशोमर, ब्रैकेट में लिखो 50% डी एंड 50% एल, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल, 50% डी एंड 50% एल। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये ब्रैकेट क्लोज कर लो। इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ एनेंशोमर known as a racemic mixture, equimolar mixture of enantiomer known as a racemic mixture। नेक्स्ट लाइन में, racemic mixture are optically inactive, racemic mixture are optically inactive, racemic mixture are optically inactive, whatever rotation of ppl light, whatever rotation of ppl light is produced by, whatever rotation of ppl light is produced by 50% t, whatever rotation of ppl light is produced by 50% t, 50% d मतलब small d, it is exactly cancelled by, it is exactly cancelled by another 50% l, whatever rotation of ppl light is produced by 50% d, it is exactly cancelled by another 50% l, it is known as a external compensation। मीजो में मैंने लिखा था इंटरनल कॉम्पनसेशन, और यहां आएगा इट इज नॉन एज अ एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। कंपनसेशन, COMPEN, ठीक है, सेशन, कंपनसेशन। नेक्स्ट लाइन में लिखें, इट इज नॉन एज अ एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, separation of racemic mixture in its small t and small l form, small d, अरे डी और एल सिंपल सी बात है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ racemic mixture in its d and l form known as a resolution, known as a resolution। बोर्ड पे लिखा है resolution, बगले ना झांके।
क्योंकि बगल वाला भी आपकी तरफ उम्मीद से झांक रहा है। रेजोल्यूशन लिखा। देखो भाई रेस, यार ये बातें मत करा करो तुम्हें। कुछ कहना चाह रहे थे आप? वो कॉर्नर वाला कुछ तो कहना चाह रहे हैं। आइए माइक पे आइए। ओके इधर देखो। देखो भाई रेसिमिक मिक्सचर का यहां पर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। और लिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बोर्ड पर देखेंगे। पहले बताओ यहां पर कितने कायरल सेंटर हैं? क्या मीजो चेक करना है? तो कायरल कार्बन कैसा? ऑप्टिकली एक्टिव। और एक कायरल कार्बन के दो आइसोमर बनते हैं, एक तो राखी और एक सावन। और राखी सावन में रिलेशन एनेंशियोमर। बताइए ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? मतलब ये पीपीएल लाइट को घुमाएगा नहीं घुमाएगा? घुमाएगा। इसका एक आइसोमर पीपीएल लाइट को क्लॉक घुमाएगा। और इसका एक आइसोमर पीपीएल लाइट को एंटी क्लॉक घुमाएगा। ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, प्रैक्टिकली फाइंड होता है कि क्लॉक घूमेगा या फिर एंटी क्लॉक। मगर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम थ्योरेटिकल वैल्यू आरएस से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? आरएस। जबकि आरएस का इस डीएल से कोई लेना देना नहीं है। ये प्रैक्टिकली डिफाइंड हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते डी है तो वो आर ही होगा, या डी आर है तो वो डी होगा या एल होगा, हमें पता नहीं है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर बताइए ये जो कायरल सेंटर है इसके कितने आइसोमर? एक आर और एक एस। दोनों में रिलेशन क्या है? एनेंशियोमर। मतलब एक पीपीएल लाइट को कहां ले जाना चाहता है? क्लॉक। और दूसरा पीपीएल लाइट को कहां ले जाना चाहता है? एंटी क्लॉक। अब साहब यूं समझिए कि दो सॉल्यूशन है आइसोमर के, एक डी है और दूसरा सॉल्यूशन एल है। और दोनों से मिलाकर हम कोई एक सॉल्यूशन यहां पर बनाने वाले हैं। अब कैसे बनेगा देखते हैं। मान लीजिए मैंने ये वाला सॉल्यूशन 90% मिलाया और ये वाला पर सॉल्यूशन 10% मिलाया। कौन सा वाला 10% मिलाया? एल। और ये वाला कौन सा? 90%। बताइए ये पीपीएल लाइट को कहां ले जाना चाहेगा? एंटी क्लॉक। और ये कहां ले जाना चाहेगा? क्लॉक। क्या इन दोनों की आपस में लड़ाइयां होगी या नहीं होगी? होगी। मान लीजिए बच्चों यहां पर मैंने 50% ये सॉल्यूशन मिलाया और 50% ये मिलाया। दोनों आपस में मिलने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा, जो मिक्सचर बनेगा, उस मिक्सचर का नाम क्या है? रेसिमिक मिक्सचर। तो 50% डी, 50% एल, ये जो मिक्सचर बनते हैं उस मिक्सचर का नाम क्या है? रेसिमिक मिक्सचर। अब देखिएगा यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये 90% मिलाया और ये 10% मिलाया। और यहां पर रिजल्ट देख रहे हैं। तो ये दोनों सॉल्यूशन मिलाने के बाद एक दूसरे से लड़ाई करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। ये तो कहेगा कि मन ने क्लॉक जाने दे और ये कहेगा मन ने एंटी क्लॉक जाने दे। मगर दोनों का परसेंटेज बराबर है या नहीं है? तो क्या ये 10% इसके 10% के रोटेशन को कैंसिल करेगा या नहीं करेगा? बचा हुआ 80% कहां जाएगा? क्लॉक जाएगा या एंटी क्लॉक? साहब यहां पर ये मैंने 70% मिलाया, ये 30% मिलाया। बताइए लड़ाइयां होगी या नहीं होगी? ये कहेगा मन ने क्लॉक जाने दे और ये कहेगा मन ने एंटी क्लॉक जाने दे। क्या ये 30 इसके 30 के रोटेशन को कैंसिल करेगा? बचा हुआ 40% कहां जाएगा? क्लॉक। मतलब ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? एक्टिव। भाई साहब ये भी 50% मिला दिया और ये भी 50% मिला दिया। क्या दोनों को बराबर बराबर मिला दिया? 50% डी मिलाया, 50% एल मिलाया, दोनों मिलने के बाद लड़ाइयां करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। ये बोलेगा मुझे क्लॉक जाने दे, ये कह रहा है मुझे एंटी क्लॉक जाने दे। यहां से आवाज आएगी मुझे भाड़ में जाने दे, ठीक है। बताइए यहां 0% क्यों लिखा? दोनों ने एक दूसरे के रोटेशन को क्या कर दिया? कैंसिल। इस तरह के मिलने वाले मिक्सचर का नाम क्या है? रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? कहानी क्लियर या नॉट क्लियर? तो बच्चों अगर कहीं मैं रिएक्शन आपको पढ़ा रहा हूं वहां बोलूंगा कि यहां रेसिमिक मिक्सचर बना है, मतलब डीएल का बराबर बराबर मिक्सचर है या नहीं है? मतलब आरएस का बराबर बराबर मिक्सचर है या नहीं है? उस मिक्सचर को आप क्या बोलेंगे? रेसिमिक मिक्सचर। क्या ये कहानी क्लियर है? बच्चों यहां पर दोनों का 50-50% मिलकर जो बना उसका नाम क्या है? रेसिमिक।
और इस रेसिमिक में से टी को अलग करना, एल को अलग करना क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन। भाई साहब 50-50% मिला देना। रेसिमिक, रेसिमिक में से डी को अलग करना, एल को अलग करना, रिजोल्यूशन। दोनों वर्ड क्लियर हैं बच्चों? ये अपने आप नहीं हुआ, ये इसे हम मिला रहे हैं, हम बना रहे हैं, इसलिए इसे एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। और मीसो कंपाउंड में ऊपर वाला कायरल नीचे वाले कायरल के रोटेशन को क्या कर देता है? कैंसिल। वो कंपाउंड के अंदर ही हो रहा है, इसलिए उसे क्या बोलेंगे? इंटरनल कॉम्पनसेशन। स्टेटमेंट का जवाब देना है आपको। रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। सही है गलत है? 50% डी 50% एल का मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। आरएस का 50% 50-50% मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये इंटरनल कॉम्पनसेशन होता है, ये एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन होता है। मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। मीजो कंपाउंड में इंटरनल कॉम्पनसेशन होता है। मीजो कंपाउंड में एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन होता है। कहानी क्लियर? तो बच्चों इस तरह से रेसमिक मिक्सचर को डिफाइन करेंगे। यहां पर कोई क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि रेसमिक क्या होता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब कहानी क्लियर है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, जो भी कैलकुलेशन में हमें मिल जाएंगे वो सब क्या शो करेंगे? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। बहुत आसान सा पॉइंट है। एक फॉर्मूला होता है, वैल्यू रखते हैं आंसर आ जाता है। मगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला पे नहीं जाते, पहले समझेंगे क्या ये फॉर्मूला सही है या फिर गलत है, या हमने जो सीखा है वो सही है या गलत है। तो यहां पर देखिए, जो फॉर्मूला नहीं रटना चाहते हैं बहुत ध्यान से देखेंगे। बच्चों यहां पर मैंने बोर्ड पर फोटो बनाया और इस कंपाउंड में आपसे पूछा, बताइए इसमें आपको क्या कोई कायरल सेंटर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? कितने कायरल है? क्या दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप सेम है या अलग है? मीजो बनेगा नहीं बनेगा? मीजो कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। पहले बताओ मीजो बनेगा नहीं बनेगा? अगर आपको ये पता नहीं है मीजो क्यों नहीं बनेगा तो भाई खेल खत्म है, ठीक है? क्यों बताओ मीजो क्यों नहीं बनेगा? सिमिलर कायरल सेंटर नहीं है। तो भैया कायरल कार्बन फिर कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। इसके जितने भी आइसोमर बनेंगे सारे कैसे बनेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। कहानी क्लियर? बच्चों यहां पर मैंने फोटो बनाया, बताओ कितने कायरल सेंटर है? क्या मीजो बनेगा या नहीं बनेगा? तो सिंगल कायरल सेंटर के दो आइसोमर बनते हैं, एक राखी और एक सावन। और राखी सावन में रिलेशन एनेंशियोमर। यहां पर बच्चों मैंने ये फोटो बनाया और आपसे पूछा बताओ कायरल सेंटर है क्या? है या नहीं है? कितने हैं? क्या मीजो बनेगा? तो कायरल कार्बन कैसा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो सिंगल कायरल के दो आइसोमर, एक तो राखी और एक सावन, दोनों में रिलेशन एनेंशियोमर। बताइए मीजो बनेगा नहीं बनेगा? है? मीजो जितने भी बनेंगे सारे कैसे? ऑप्टिकली एक्टिव। जितने भी बनेंगे सारे कैसे? ऑप्टिकली एक्टिव। बताओ मीजो बनेगा नहीं बनेगा? 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 नहीं बनेगा? तो सारे कैसे बनेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। एक फॉर्मूला लिखाऊंगा, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला बाद में, पहले समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन से यहां पर बन सकते हैं। एक बने, दो बने, तीन बने, चार बने, पांच बने। जब तक सेम नहीं बनेंगे तब तक बनाते रहेंगे। यहां पर कायरल सेंटर पे दो आइसोमर बनते, एक राखी और एक सावन। यहां भी दो बनेंगे, एक राखी और एक सावन। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। एक तो OH वाला कायरल है और एक बिहार वाला कायरल है या नहीं है? बच्चों हो सकता है एट अ टाइम दोनों राखी राखी बन जाए। क्या बन जाए? राखी राखी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब हम इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाएं तो हो सकता है OH वाले कायरल और Br वाले कायरल को इस तरह से अरेंज करें ताकि दोनों कैसे बन जाए? राखी राखी। समझ गए मेरी बात? अब बताइए, दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप सेम नहीं है, तो भाई साहब ये कैसा बनने वाला है? ऑप्टिकली एक्टिव। बताओ मीजो बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा तो सारे कैसे बनेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। सब हो सकता है सेकंड में हम OH को सावन बना दें और Br वाले को भी क्या बना दें? सावन। ये बताइए दोनों कायरल पे जुड़े हुए ग्रुप सेम है या अलग?
सेम है या अलग? दोनों पीपीएल लाइट को किसी एक डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, मतलब ये भी कैसा बन रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव। बन रहा है या नहीं बन रहा है? बताइए, फर्स्ट सेकंड सेम बना या अलग बना? ओके, थर्ड वाला बनाते हैं। हम ओएच वाले को राखी बना दें और बीआर वाले को क्या बना दें, सावन। बताइए, ऊपर और नीचे जुड़े हुए ग्रुप सेम है या अलग? अगर सेम होते तो दोनों कायरल एक दूसरे के रोटेशन को क्या कर देते हैं, कैंसिल, और नेट रोटेशन जीरो करके क्या बन जाता, मीजो। बताओ अभी मीजो बनेगा या नहीं बनेगा? क्योंकि ग्रुप अलग है, किसी न किसी एक डायरेक्शन में नेट रोटेशन मिलेगा, और मिलेगा तो साहब ये भी कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। कहानी क्लियर? ओके, बताइए, 1 2 3, तीन आइसोमर बन गए, कोई मैच हो रहा है क्या किसी से? अब साहब चौथे नंबर का आइसोमर बनाएंगे। यहां ओएच को मैंने राखी बनाया, बीआर को क्या बनाया, सावन। अब यहां ओएच को सावन बना दे और बीआर को क्या बनाते हैं, राखी। बताइए, ये और ये सेम है या अलग है? या अलग है? अलग है। क्यों, ये दोनों सेम नहीं है? यहाँ ओएच क्या है, राखी। बीआर क्या है, सावन। मगर यहाँ ओएच क्या है, सावन, और बीआर क्या है, राखी। तो बताइए, अभी चारों सेम है या अलग है? अच्छा, अगर दोनों राखी राखी बन जाए, मैच हो रहा है किसी से? किससे? फर्स्ट और सावन सावन मैच हो गया। राखी सावन मैच हो रहा है क्या? किससे? अच्छा, यहां पर अगर सावन राखी बना दे, बताइए बच्चों, कितने ऑप्टिकल आइसोमर बने, चार। और सारे के सारे कैसे बने, ऑप्टिकली एक्टिव। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? तो जो भी ऑप्टिकल आइसोमर बने वो सारे क्या शो कर रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। पहला आंसर आया, जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो क्या शो कर सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। करेंगे या नहीं करेंगे? क्या इसमें डाउट है? कोई शक है इसमें? पक्का? अब यहां पर अगर आप देखें, ये तो आ गया। बताओ, राखी राखी सावन सावन रिलेशन क्या है? राखी राखी सावन राखी, आराम से खेलते हैं, सावन सावन राखी सावन। चलिए बताइए, 1 और 2 रिलेशन है, 1 और 3 में, 3 और 1 में, 3 ये 1 ये है, ठीक है। खेल अब, रेडी, 1 और 3, थर्ड क्या है? बहुत फास्ट है। अब बताओ, 1 और 2 में रिलेशन, 2 और 3, 3 और 4। अच्छा, 1 और 2, 1 और 4, 3 और 4। समझ में आया नहीं आया? इतना मेहनत नहीं करना हमें, ठीक है। ये तो समझ की बात हो गई, अब डायरेक्ट सॉल्व कैसे करना है। बच्चों, कैलकुलेट दी टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर का जब भी क्वेश्चन आए, पहले बात ये बताइए, इसमें मीजो बनेगा या नहीं बनेगा? दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर नाम सेम आएगा या अलग? तो सिमेट्रिकल एंड कहलाएगा या अनसिमेट्रिकल? और अनसिमेट्रिकल एंड के लिए फॉर्मूला होता है 2 टू दी पावर एन। और यहां एन इज इक्वल नंबर ऑफ कायरल सेंटर। बताइए साहब, इसमें कितने कायरल सेंटर हैं, दो। तो एन का वैल्यू कितना आया, दो। 2 टू दी पावर 2, आंसर 4। इतनी मेहनत नहीं करना, डायरेक्ट क्या लगाना है, 4। ठीक है, फॉर्मूले पे नहीं गया भाई, बहुत मेहनत करी इसलिए डायरेक्ट जो है समझाने की कोशिश करी। आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, यहां एक ओएच लगाया, यहां बिहार लगाया, रहा राजकुमारी कर लो, यहां भी राजकुमारी कर लो। और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट दी टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, मगर उससे पहले बताओ कितने कायरल सेंटर।
कितने कायरल हैं? चार। दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर नाम सेम या अलग? तो एन का वैल्यू कितना? फोर। टू टू दी पावर फोर। फोर टू जा। भाई बर्बाद हो जाओ, आता हुआ क्वेश्चन गलत होगा। फोर टू जा एट। और पहला ही ऑप्शन होगा एट, ठीक है। ये बताइए क्या आपको क्वेश्चन। भाई घबराओ मत। अगर आपको बुरा लगा तो ये लो। टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। टू टू जा फोर। फोर टू जा एट। एट टू जा 16। तो कितने ऑप्टिकल आइसोमर बने? 16। अब वापस से जवाब दीजिए, पहले बताओ कितने कायरल कार्बन? क्या मीजो बनेगा? तो सारे कैसे हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। कितने कायरल कार्बन? क्या मीजो बनेगा? तो जितने भी बनेंगे सारे कैसे बनेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। यहां पर भी बनाना चाहें तो कैसे? चार कायरल। राखी 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 राखी। फिर दूसरे में सावन 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 सावन, ऐसे 16 पेयर बन जाएंगे, ठीक है। मगर जितने जो भी फ्री हो घर जाके बना सकता है। ये सिमेट्रिक अनसिमेट्रिकल एंड समझ में आया नहीं आया? ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 3। एक बार में समझ में नहीं आता है तो गजनी बहुत ध्यान से देखेंगे। पहले बताओ कितने कायरल सेंटर है? हो जाता देखो। बरसात भी हो रही है, गर्मी भी हो रही है, तो उमस से घबराहट हो ही जाती है, ठीक है। बताओ कितने कायरल सेंटर है? दो। पहले बताओ दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप मीजो बनेगा? पक्का? अगर ये राखी बन जाए मीजो होगा? गलत बोलने वालों की मुंडी ऐसे फुटबॉल की तरह बाहर जानी चाहिए, ठीक है। बताइए ये राखी मीजो होगा? ये सावन सावन और एक राखी और दूसरा सावन बन जाए। और मीजो आईने में जाकर देखेगा, क्या दिखेगा? मीजो। और मीजो मीजो में रिलेशन आइडेंटिकल। कौन सा डेंटिकल? अगेन फॉर्मूला नहीं, पहले डायरेक्ट। पहले बताओ दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर नाम सेम या अलग? सेम। तो इस एंड को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल एंड। तो बच्चों यहां पर हम जो है 1 2 3 4 5 जितने बनेंगे बनाने की कोशिश करेंगे। दो कायरल सेंटर हैं और दोनों बिहार बिहार वाले हैं। पहले बताओ मीजो बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। बच्चों ऊपर वाला बिहार वाला राखी और नीचे बिहार वाला राखी, क्या मीजो बनेगा? ये मीजो है या नहीं है? क्या ऊपर वाला नीचे वाले के रोटेशन को कैंसिल करेगा? क्योंकि ग्रुप तो सेम है मगर डायरेक्शन भी क्या है? सेम। इसलिए भाई साहब कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। सावन सावन कैंसिल करेगा। ई भाई साहब भी कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ये सावन ये राखी हो जाए कैंसिल करेगा। इस बीमारी का नाम क्या है? मीजो। मीजो कैसा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कहानी क्लियर? अगर भाई ये सावंत ये राखी हो जाए तो मीजो बना। मीजो कैसा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ये राखी ये सावंत हो जाए तब भी क्या बना? मीजो। और मीजो कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और मीजो मीजो में रिलेशन सेम को दो बार क्यों काउंट करेंगे? दूसरा मीजो था या नहीं था? था। तो भैया कितने ऑप्टिकल आइसोमर बने? तीन। ऑप्टिकली एक्टिव कितने बने? मीजो कितने बने? अच्छा ये बताओ मीजो कैलकुलेशन जब हम कर रहे हैं कौन से आइसोमर का कैलकुलेट कर रहे हैं? कौन से आइसोमर कैलकुलेट कर रहे हैं? ऑप्टिकल आइसोमर। क्या ऑप्टिकल आइसोमर के कैलकुलेशन में हमें ऑप्टिकली एक्टिव मिले या नहीं मिले? मिले। मीजो मिले नहीं मिले? तो भाई साहब मीजो भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कौन कौन शो कर सकता है? ऑप्टिकली एक्टिव एंड मीजो कंपाउंड क्या शो कर सकते हैं? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। हमारे पापी मन में डाउट आएगा, सर मीजो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना सर ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्यों शो कर रहा है? इसका जवाब मैं दे दूंगा, बहुत बेहतरीन जवाब है वो तो, ठीक है। मगर मीजो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के कैलकुलेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा? एग्जाम में क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? कौन कौन शो करेगा? ऑप्टिकली एक्टिव प्लस मीजो। मीजो क्यों शो कर रहा है अभी मैंने नहीं बताया, मगर आंसर यही जाएगा, ठीक है। अब देखो क्यों शो कर रहा है। पहले बताओ 1 और 2 के बीच में रिलेशन आई एन एंशोमर, ठीक है। बताओ क्या है? 1 और 3 के बीच में? 2 और 3 के? पक्का? वो सारे कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं
जिनका एक भी आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव बन जाता है, वो सारे कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं जिनका एक भी आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव बन जाता है। बताओ मीजो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि भाई साहब 2 और 3 के बीच में रिलेशन क्या है? एनेंशियोमर या डायस्ट्रोमर? मतलब मीजो का एक आइसोमर ऐसा बन रहा है जो कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव। और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? डायस्टीरियोमर। अच्छा बताइए, 1 और 3 के बीच में रिलेशन। मतलब मीजो का एक आइसोमर ऐसा बन रहा है जो कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव। और उनके बीच में रिलेशन क्या है? डायस्टीरियोमर। ठीक है, तो मीजो क्यों ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है? क्योंकि उसका एक आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव बनता है। क्या कहानी क्लियर है? कोई डाउट है? तो बच्चों, अब यहां पर जो है आप मुझे एन का वैल्यू बताना, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले बताओ, क्या इसमें आप एन का वैल्यू फाइंड कर सकते हो क्या? कितने हैं? सिमेट्रिकल एंड है या अनसिमेट्रिकल? मीजो बनेगा नहीं बनेगा? मीजो। अच्छा बताइए, कायरल सेंटर का वैल्यू कितना? मीजो बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा बताइए, कायरल सेंटर का वैल्यू कितना? मीजो बनेगा नहीं बनेगा? है? बताइए, ए बी सी में से मीजो कहां कहां बन सकता है? बताइए, ए बी सी में से वो ऑप्शन बताइए जो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बनाएगा। सी, जो मीजो भी बनाएगा। क्लियर है? फॉर्मूले में वैल्यू रख के कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे ऐसे नहीं करना, फॉर्मूला बता देता हूं। वो कैसा है देख लेते हैं। पहले बताओ कितने बन गए? 3। तो ऐसा क्यों हुआ देखते हैं। बच्चों, यहां पर एन का वैल्यू 2 आया। 2 जो है इवन होता है या ऑड होता है? इवन। तो इवन के लिए फॉर्मूला लगता है 2 to the power n - 1 प्लस 2 to the power n/2 - 1। बताइए, एन का वैल्यू 2 है, तो 2 - 1 प्लस 2/2 - 1। 2 - 1 कितना? 1। 2/2 1, 1 - 1 0। किसी की पावर 0 कितना? 1। और ये 2, आंसर कितना? 3। फॉर्मूले से भी कितना आंसर आया? 3। पहले फॉर्मूले पे नहीं गए भाई? पढ़ा लूं मैं थोड़ी देर? या यहाँ खेलो, कबड्डी खेलो इधर आके। हाँ, WWE देखना चाहते हो? भाई हमारे साथ जो है। हाँ भाई साहब, करें स्टार्ट? नहीं तो मैं खेलूं फिर यहाँ पे, ठीक है? ओके, बहुत ध्यान से देखिए, क्या आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया? ओके, अब जो बात बताने जा रहा हूं, ये एक बार में समझ में नहीं आती है। ये तो आ गई कि सर यहाँ भी ऐसा ही बोला था आपने, ठीक है? नहीं, ये तो आ गया। और ये हमारे एग्जाम में भी आता है, ठीक है? पहले ये बताओ, यहां पर ये कंपाउंड क्या आपकी आंखों के सामने जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? जीआई शो करने के लिए रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम लाई इन दी सेम प्लेन। जीआई शो करेगा नहीं करेगा? करेगा। पक्का या कच्चा? पक्का पक्का। अच्छा, सिस ट्रांस सेम है या अलग? सिस सिस, ट्रांस ट्रांस, राखी सावन, राखी राखी, सावन सावन। बताओ, क्या ये डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि दोनों क्या है? सेम। अब बताओ, करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि दोनों क्या है? अलग। अच्छा बताओ, जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि राखी राखी क्या है? सेम। अब बताओ, जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि साकी सावंत राखी क्या है? अलग। इस कंपाउंड में देखकर बताइए कितने कायरल सेंटर है। आउट ऑफ सिलेबस है, एग्जाम में आता नहीं है ये वाला। ठीक है, बताओ कितने कायरल सेंटर हैं? 2। क्या ये करीना कायरल है? तो इसके 2 आइसोमर बन सकते हैं, राखी एंड सावन। क्या ये करीना कायरल है? 2 आइसोमर बन सकते हैं, राखी एंड सावन। ओके, अब बताइए, क्या बीच वाला कार्बन कायरल है या नहीं है? हैं? बहुत ध्यान से देखिए।
जो नहीं है उनका आंसर गलत है, मगर उनका सोच बिल्कुल सही है। ठीक है, अब उसको कैसे चेंज कर रहे हैं बोर्ड पर देखें। बच्चों, ये करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और इस sp3 पर ये दोनों ग्रुप सेम है या अलग है? अलग है। मगर ये और ये क्या है? सेम है, क्योंकि इधर भी सेम ग्रुप है, इधर भी सेम ग्रुप है। बच्चों, जो इधर सेम ग्रुप है उस पर कायरल सेंटर है या नहीं है? है। इस पर कायरल है या नहीं है? है। हो सकता है एट अ टाइम ये राखी और ये भी राखी बन जाए, तो बताओ बीच वाला कार्बन कायरल होगा या नहीं होगा? तो भाई साहब, कायरल कार्बन नहीं है या ही है? ओके। मान लीजिए ये बीच वाला कार्बन जो है इस तरह से दे दिया जाए कि ये राखी, ये सावन बन जाए, अब बताओ है या नहीं है? सोच लो आराम से। कायरल कार्बन है या नहीं है? पक्का? क्योंकि राखी सावन सेम नहीं होते। अगर मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ाता तो आपके अकॉर्डिंग बीच वाला कार्बन कायरल नहीं होता, क्योंकि दोनों ग्रुप आपको क्या दिख रहे थे? सेम। मतलब इधर वाला ग्रुप और इधर वाला ग्रुप क्या दिख रहा था? सेम। क्योंकि ये कायरल सेंटर है, एट अ टाइम आर बन सकता है, एट अ टाइम एस बन सकता है। ये भी कायरल एट अ टाइम आर और एट अ टाइम एस बन सकता है। अगर दोनों राखी राखी बन जाए तो कायरल नहीं है, मगर राखी सावन बन जाए तो कायरल है। तो कायरल है भी है और नहीं भी है। इस तरह के कायरल सेंटर को बोलते हैं सूडो कायरल सेंटर। सूडो फोर्स नाम सुना है भी है, नहीं भी है। उस फोर्स का नाम क्या है? सूडो फोर्स। ठीक है। एग्जैक्टली कायरल कार्बन नहीं भी है भी है। उसको क्या बोलेंगे? सूडो कायरल सेंटर। और बच्चों, सूडो कायरल सेंटर के कंडीशन में जब आप टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला चेंज हो जाता है, 2 टू द पावर n-1 आता है। अगर ओनली आप मीजो चेक करना चाहते हैं, तब भी फॉर्मूला n-1/2 आ जाता है। तो ये दो तरह का फॉर्मूला यहां पर लगता है। अगर कहीं आपको एसआरजी के पेपर में क्वेश्चन दिख जाए तो इस तरह से सॉल्व करना होता है। कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। पहले बताओ, अब मैं इसको कायरल मानूंगा क्योंकि ये सूडो कायरल सेंटर है, इस वजह से फॉर्मूला चेंज हुआ है। तो बताइए एन का वैल्यू यहां कितना आएगा? 3। एन का वैल्यू 3 ऑड है या इवन है? ऑड। अगर मैं टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेट करूंगा तो आंसर 2 टू द पावर 3-1 कितना? कितना? 4। और अगर मैं यहां पर मीजो कैलकुलेट करता हूं तो साहब मीजो 2 टू द पावर 3-1/2। बताओ, 3-1, 2/2। मीजो कितने बने? और ऑप्टिकल आइसोमर कितने बने? 4। ठीक है। ये बीच में सूडो कायरल सेंटर की वजह से फॉर्मूला चेंज हुआ। बट आपको कहीं पेपर वगैरह, कहीं ना माइनर में ना मेजर में ना कॉमन में ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखेगा। एसआरजी में दिख सकता है, बाकी यहां तक हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। छाप लो। अच्छा, जो पापी बात कर रहे हैं उनके लिए मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि वो बोर्ड पर आकर ही सॉल्व करेंगे इसे। आप करें बात, आप। यस। जो बोर्ड पे आना चाहे वो बात कर ले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
जो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहे वही कृपा करके बात करे, ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि कौन इंडियन आइडल बोर्ड पे आना चाहता है। मैच देख रहा है बैठ के। मैच देख रहा है। कौन कौन देख रहा है मैच?
छाप लिया भाई। बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि अनसिमेट्रिकल एंड और सिमेट्रिकल एंड क्या थे। तो बुढ़ापा इसका इतना सा है, दोनों तरफ से आईयूपीएसी नाम डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल एंड, और दोनों तरफ से आईयूपीएसी नाम सेम है तो सिमेट्रिकल एंड। यहाँ फॉर्मूला में इस तरह का उल्टा सीधा क्यों हुआ, क्योंकि जो कायरल सेंटर था वो सूडो कायरल था। मतलब कभी कायरल नहीं भी बन रहा था और कायरल बन भी रहा था। तो हम इसमें डिटेल में नहीं गए, हम चाहें तो इसमें भी ऐसे आर आर एस एस आर से निकाल सकते हैं, मगर एग्जाम में नहीं आता है तो क्यों टाइम वेस्ट करना, ठीक है। बाकी यहाँ तक आपको जबरदस्त समझ में आना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहला डाउट, अगर क्वेश्चन देखते ही आप ये नहीं बता पा रहे कि यहाँ मीजो बनेगा या नहीं बनेगा, तो बहुत तगड़ा डाउट है आपका, ठीक है। तो तगड़ा डाउट ये है कि भैया दोनों कायरल पे जुड़े हुए ग्रुप अलग हैं, कभी मीजो नहीं बन सकता, और कायरल कार्बन फिर बन जाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव। तो जितने भी बनेंगे सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे। मगर ग्रुप अलग अलग है तो दोनों का पीपीएल लाइट घुमाने का पावर भी अलग अलग है, इसलिए कैंसिल नहीं कर पाएगा। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक तरफ से खली लड़ रहा है, ठीक है, और एक तरफ से आप लड़ रहे हो। अंडरस्टूड है, आप ही जीतोगे, ठीक है। हाँ, मतलब आप समझ गए कौन जीतेगा, ठीक है। और दोनों तरफ से खली लड़ रहे हैं तो कंफर्म है कि कैंसिल हो जाएगा पावर, ये वाली बात है। ये कंप्लीट। कौन कौन नोट कर रहा है अभी भी? ओके। तो देखो हमारा टॉपिक है कैलकुलेट दी टोटल नंबर, बात नहीं करेंगे। कैलकुलेट दी टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। क्वेश्चन देखते ही एन का वैल्यू पता होना चाहिए। ये मान के चलिए कि प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ऑल इंडिया मेडिकल एग्जाम में, वो आपके एक्सरसाइज नंबर थर्ड में गिवन है। तो थर्ड में अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दिख रहा है तो ये मान के चलना कि वो ऑल इंडिया मेडिकल एग्जाम में आया हुआ है। और उस तरह का कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाता है, बार बार आता रहता है। और ये वाला टॉपिक मैंने देखा अक्सर स्टूडेंट का कमजोर रहता है, ठीक है। हमारा कमजोर नहीं रहना चाहिए, यहां पर हमें देखना है पहला डाउट, कितने कायरल सेंटर देखना आ गया। कितने कायरल हैं? दो। एन का वैल्यू कितना? दो। या एन का वैल्यू तीन, या एन का चार, या एन का वैल्यू दो। अब इस फोटो को देखकर बताओ मीजो बनेगा नहीं बनेगा? या मीजो, या मीजो, मीजो नहीं बनेगा तो कायरल कार्बन कैसा बनेगा? ऑप्टिकली एक्टिव। मीजो नहीं बनेगा तो कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव। मीजो बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा तो मीजो कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। बताओ यहां पर मीजो बन रहा है तो ये कैसा बनेगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो बताओ मीजो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि इसका एक आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होता है। यहां पर बच्चों बीच वाला कायरल कार्बन है भी है और नहीं भी है, वो डिपेंड कर रहा है कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। इसलिए इस कायरल सेंटर को क्या बोला? सूडो कायरल सेंटर। तो इस वजह से यहां फॉर्मूला चेंज हो गया है। ये टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मीजो को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें भी अगर देखें, ये यहां पर जो है ये वाला पोर्शन जो है मीजो को रिप्रेजेंट कर रहा है। बताओ इसमें मीजो कितना बना? एक। यहां भी देख लो मीजो कितना बना? एक।
ऑप्टिकली एक्टिव कितने बने? दो। टोटल कितने बने? तीन। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन लिखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? बताओ कौन कौन शो करता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? मीजो एंड ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव देखना आता है, मीजो देखना आता है। आपका अगर बुढ़ापे में ये डाउट आ गया कि मीजो क्यों शो करता है, क्योंकि उसका एक आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव बनता है और उन दोनों में रिलेशन क्या रहता है? डायस्टीरियोमर। ये रीजन है। तो आप तो यहां लैंग्वेज के फॉर्म में आंसर लिख लो। मीजो एंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, मीजो एंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विल शो ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। मीजो एंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विल शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है। एक और फेवरेट क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम का, कैलकुलेट दी टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। अभी हमने क्या कैलकुलेट करा? ऑप्टिकल आइसोमर। अब हम क्या बात कर रहे हैं? स्टीरियो। बताओ स्टीरियो का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आईयूपीएसी नाम सेम, फिर भी वो अलग। दो कैटेगरी, कन्फर्मर एंड कॉन्फ़िगरेशन। क्या कन्फर्मेशन में फास्ट रोटेशन होता है क्या, या नहीं होता है? जब मैं वहां काउंटर से माइक लेकर यहां क्लास में आया तो मेरे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स बने हैं। ठीक है, तो इन कन्फर्मर्स को कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट रहेंगे। इसीलिए जब भी स्टीरियो आइसोमर का कैलकुलेशन चलता है तो उसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं? कॉन्फ़िगरेशन। और कॉन्फ़िगरेशन में एक तो होता है ओ आई और एक होता है जी आई। तो साहब यहां पर एन का वैल्यू क्या होगा ओ आई के लिए और जी आई के लिए? तो यहां पर एन होगा नंबर ऑफ जी आई लोकेशन, ऐसे लोकेशन जो क्या शो कर रहे हैं? जी आई। यहां पर एन होगा नंबर ऑफ कायरल सेंटर, किसी भी कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर है देखना आता है। अब अच्छा महसूस कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो यहां पर जीआई का लोकेशन और कायरल सेंटर दोनों एन को मिलाकर यहां से एन जो आएगा, यहां से एन जो आएगा, वो टोटल एन कहलाएगा। ठीक है, देखो समझाने की कोशिश करता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखिए। पहले बताओ क्या इसमें आपको कोई कायरल सेंटर दिख रहा है? कोई जीआई शो करने वाला लोकेशन दिख रहा है? ये बताओ क्या ये कायरल सेंटर है या नहीं है? तो इसके लिए एन का वैल्यू वन। ये जीआई शो कर रहा है या नहीं कर रहा है? रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम लाई इन दी सेम प्लेन। तो यहां पर एन का वैल्यू वन। टोटल एन कितना आया? टू। टोटल एन कितना आया? टू। और फॉर्मूला में रख दिया टू टू दी पावर टू, आंसर फोर। बताओ स्टीरियो आइसोमर टोटल कितने बन गए? चार। भाई ये जी आई शो कर रहा है तो दो आइसोमर सिस एंड ट्रांस, ये कायरल है तो राखी एंड सावन। वैसे ही जैसे ऐसे ड्रॉ कर रहे थे, सिस राखी, सिस सावंत, फिर अगला ट्रांस राखी, ट्रांस सावन, कितने बन गए? चार। ठीक है, एक और क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चन नंबर टू, ये फोटो आपको दे दिया, इसमें ये जीआई, ये जीआई, यहां पर कायरल सेंटर, यहां पर कायरल सेंटर। अब देखते हैं, बताओ क्या ये कायरल सेंटर है? ये कायरल। ओके, इसके लिए एन का वैल्यू कितना? वन। इसके लिए एन का वैल्यू वन। क्या ये जीआई शो कर रहा है? इसके लिए एन का वैल्यू वन। क्या ये जीआई शो कर रहा है? एन का वैल्यू, बताइए टोटल एन का वैल्यू कितना? फोर। तो टोटल एन का वैल्यू आ गया फोर, टू टू दी पावर फोर, फोर टू जा, बच के रहना, कितना आया? 16। अब साहब एक ये छाप लिया कि इधर वाला? ओके, एक बार आपके ऑल इंडिया मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट का गलत हुआ। इस वजह से गलत नहीं हुआ कि उन्हें कैलकुलेशन नहीं आता था, वो क्वेश्चन ही नहीं पहचान पाए, एंड फाइंड ही नहीं कर पाए। लिखा ही अजीब सा था क्वेश्चन, देखो CH3CH, फिर लिख दिया यहां पर CH, फिर Br, फिर CH, फिर Br, फिर CH3।
वो समझ ही नहीं पाए कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, यहां पर इसका मतलब था ये बी आर यहां लगा हुआ है, इसका मतलब था ये बी आर यहां लगा हुआ है। बताओ कितने कायरल सेंटर हैं? और जीआई का लोकेशन, टोटल एन का वैल्यू 2 टू दी पावर 3। आंसर ओके। हमें नहीं बुला रहे हो, मना कर रहे हो। बताओ कायरल सेंटर कितना। ये लास्ट वाला पॉइंट बाहर नहीं समझाऊंगा, इसलिए यही ध्यान से समझो। इससे पहले वाला सारा पूछ लोगे दोबारा पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए तो बहुत ध्यान से, हाई अलर्ट मोड, और एग्जाम में आता है। बताओ कायरल सेंटर, जीआई का लोकेशन, टोटल एन, 2 टू दी पावर 3। कर लोगे? कैलकुलेट दी टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर एन का वैल्यू। पहले बताओ कायरल सेंटर है क्या, कितने हैं? जीआई का लोकेशन, टोटल एन, 2 टू दी पावर 3। आंसर मॉड्यूल 3 किस किस के पास है क्लास में? छापो यार। समझ में आया नहीं आया? ओके, होमवर्क लिखो। आइसोमेरिज्म वाले पोर्शन का होमवर्क लिख लो फटाफट। पीवी नंबर 2 कंप्लीट, पीवी नंबर 3 कंप्लीट, पीवी नंबर 4 कंप्लीट, पीवी नंबर 5 कंप्लीट। हाँ सारी बीवियां कंप्लीट, ठीक है। बीवी नंबर 6 कंप्लीट। एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 17 कंप्लीट, 9 से 17। एक्सरसाइज नंबर सेकंड में, एक्सरसाइज नंबर सेकंड में क्वेश्चन नंबर 2 एंड 8 को छोड़कर बाकी सब कंप्लीट, 2 और 8 को छोड़कर बाकी सब कंप्लीट। एक्सरसाइज नंबर थर्ड में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 13। रेस नंबर थर्ड कर लेना आप पूरा ना। ये क्लियर है? छापना भाई। मॉड्यूल में इसलिए बता रहा था आपको ताकि अभी हम कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए थे उनको सॉल्व करते। कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पुराने से कोई लेना देना नहीं है। अगर कल से भी आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। मगर कल का लेक्चर छूटा तो पूरा जीओसी बर्बाद होगा भाई। और जीओसी बर्बाद तो आगे सब कुछ बर्बाद है, फिर संभलने का टाइम नहीं मिलेगा। एक मौका मिलेगा आपको। चलिए, थैंक यू।